सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइंस का रुख। न्यूज पंच में सबसे पहले आपको लेकर के चलेंगे पश्चिम बंगाल और आपको बताएंगे फर्जी प्रमाण पत्र पर जेल। जी हां, शुभेंदु अधिकारी की क्या है वार्निंग, इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी हेलीकॉप्टर को नई रफ्तार से जुड़ी हुई हर मौसम में किस तरह से हो सकती है सुरक्षित उड़ान, इस खबर पर डालेंगे नजर। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी एक और खबर होगी वो होगी पाकिस्तान से जुड़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में सिख धरोहर पर वार हुआ है, लेकिन भारत ने उठाई है आवाज और किया है तीखा प्रहार। तो बताएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में भी। इसके अलावा न्यूज पंच में जो एक और हमारी खबर रहने वाली है वो है बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई। जय बाबा बर्फानी, इन चीजों का रखना होगा आपको ख्याल, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि आज से शुरू हो गई है पवित्र अमरनाथ यात्रा। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां एक के बाद एक टीएमसी के कारनामों की पोल खुल रही है। ताजा मामला जन्म प्रमाण पत्र के खेल से जुड़ा है और इस विवाद में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उठ रहे हैं जन्मतिथि से पहले जारी प्रमाण पत्रों पर सवाल, तो दस्तावेजों की सत्यता पर भी घिर रही है पूर्व की ममता सरकार। इधर भाजपा इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर है। तो आइए विस्तार से जानते हैं टीएमसी के इस कारनामे के बारे में। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ पूरा की पूरा मामला, जहां पर एक बार फिर टीएमसी घिरती हुई नजर आ रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र विवाद है ये पूरा, दस्तावेजों की सत्यता पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जिस तरह से परतें खुल रही हैं, तो फर्जीवाड़े भी लगातार यहां पर सामने आ रहे हैं। बंगाल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के अब एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जन्मतिथि से पहले ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया और इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं। तो फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर एक बार फिर से संग्राम यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी का फर्जी प्रमाण पत्रों पर तीखा हमला है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हमलावर यहां पर नजर आ रही है। पूर्व टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग भी यहां पर हो रही है और फर्जी प्रमाण पत्रों पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर के तीखा हमला है। पूर्व टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा की पूरा जो मामला है वो गंभीर अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ घुसपैठ के आरोप भी यहां पर अब दोहराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर पूरी जांच पर नजर डालते हैं तो पुराने रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो दूसरे नंबर पर मुर्शिदाबाद यहां पर आता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। जन्मतिथि से पहले प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए और यही सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये फर्जी गोरख धंधा पश्चिम बंगाल में चल रहा था, जिस समय में टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, और इसीलिए सारे के सारे जो संदिग्ध मामले अब लगातार खुलते जा रहे हैं। अब डिजिटल रिकॉर्ड पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड में सर्वाधिक संदिग्ध मामले कहां के आए हैं। उत्तर दिनाजपुर के ये सबसे ज्यादा मामले यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। 58,509 यहां पर मामले हैं। उत्तर 24 परगना 19,709 मामले, मालदा 16,712 मामले और बीरभूम की जब हम बात करते हैं तो 8,935 मामले यहां पर नजर आ रहे हैं। अधिकांश जिलों की बात करें तो ऐसे जिले हैं जो कि बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं और इसीलिए एक बार फिर ममता बनर्जी अब कटघरे में खड़ी हो रही हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश सीमा से जुड़े या फिर उसके निकट के ये जिले नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है कि किस तरह से ये जो मामले हैं ये संदिग्धता की ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ जिलों की अब बात करते हैं जहां पर सत्यापन दर कम है। पूर्व मेदिनीपुर जहां पर 37.39%, पूर्व बर्धमान जहां पर 66.85%, पश्चिम बर्धमान जहां पर 71.91% और दार्जिलिंग जहां पर 75.62%। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अब प्रमाण पत्रों को खंगाला जा रहा है और किस तरह से ममता सरकार ने सत्ता में रहते हुए काला पीला कर रखा था, किस तरह से पूरा की पूरा गोरख धंधा चल रहा था, किस तरह से ये पूरा प्रमाण पत्रों को आवंटन करने का जो खेल चल रहा था वो अब खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और तमाम सवालों के दायरे में आ रही हैं ममता बनर्जी। पुराने प्रमाण पत्रों में सबसे ज्यादा संदिग्ध रिकॉर्ड कहां के हैं? कोलकाता के हैं, जो 4,287 हैं। ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं मुर्शिदाबाद के आंकड़े 3,463, पुरुलिया के 889 और साथ ही साथ दार्जिलिंग के 611। तो आपको बता दें कि किस तरह से यहां पर प्रमाण पत्रों को लेकर के एक फर्जी वाड़ा चल रहा था, लेकिन अब इस पर और इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। सीधा वहीं का रुख करते हैं। इस तरीके से वाकिफ है, इसमें से प्रियंका वाड्रा
को आप एक कांग्रेस पार्टी की राजनेता के रूप में जानते हैं और रॉबर्ट वाड्रा पे लैंड ग्रैबिंग के कई आरोप लगे हैं और इन पे केस जमीन हड़पने के आपके सामने भले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो और अलग अलग कोर्ट्स पे चल रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने मुद्दे रखने वाला हूं वो आपको ये स्पष्ट कर देगा कि ये जो गांधी वाड्रा परिवार है, ये गांधी वाड्रा परिवार का असली काम राजनीति करना या बिजनेस करना नहीं, परंतु ये गांधी वाड्रा परिवार का असली काम लोगों की जमीनों को हड़पना और एक गांधी वाड्रा मॉडल के तहत उनकी जमीन को हड़पना, जिसमें वो जमीनों पर कब्जा करते हैं और जमीनों को कब्जा करने के बाद में अपनी प्रॉपर्टी में इजाफा करते हैं। जो इस वक्त केस आपके सामने मैं रख रहा हूं, द केस इज पर्टेनिंग टू प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा। जी हां, उत्तराखंड के अंदर 4 एकड़ की भूमि है खान फार्म एस्टेट नाम से। ये किच्चा उधम सिंह नगर में आती है। सो ये 4 एकड़ की भूमि है जिसका खान फार्म एस्टेट के नाम से है, जो किच्चा उधम सिंह नगर के अंदर आती है। अब अगर इस भूमि की आप ओरिजिनल लैंड डीड निकाल कर देखेंगे तो ये ओरिजिनल लैंड डीड एक लेट कुलसुम खान के नाम पे है। सो ये लगभग 4 एकड़ की भूमि है, जिस 4 एकड़ की भूमि पे जो ओरिजिनल लैंड डीड है वो कुलसुम खान के नाम पे है। अब इस लैंड पे उनकी बहन, जिसकी उम्र इस वक्त 90 साल की है, नसरीन खान रहती है। अब सोचिए, गांधी वाड्रा परिवार जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताता है, ये किस तरीके से किसी की जमीन को नहीं छोड़ते। तो हर जमीन में, भले वो प्रियंका वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, उनके किसी न किसी परिवार के व्यक्ति के जरिए वो उस लैंड पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ओरिजिनल लैंड डीड किच्चा उधम सिंह नगर के अंदर 4 एकड़ का लैंड है, वो कुलसुम खान के नाम पे है, जहां 90 वर्षीय नसरीन खान रहती है। उस पर सायरा वाड्रा, जो प्रियंका वाड्रा की सिस्टर इन लॉ है, मतलब प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार से आती है, ये सायरा वाड्रा इस भूमि के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। अब जब ये लैंड डील सेटल्ड है और ये एक सिविल डिस्प्यूट है, और जब ये गांधी वाड्रा परिवार को समझ में आ गया कि लीगल रूट से इस 4 एकड़ की भूमि पे सायरा वाड्रा कब्जा नहीं कर सकती, तो सायरा वाड्रा फ्रंट है, पीछे प्रियंका वाड्रा है और रॉबर्ट वाड्रा है। अब आप पूछेंगे कैसे आप ये कह रहे हैं? मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही रात को कांग्रेस पार्टी के किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़, तो अगर आप तिलक राज बेहड़ को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये प्रियंका वाड्रा के काफी करीबी है और ये प्रियंका वाड्रा के करीबी तिलक राज बेहड़ कल देर रात को 100 लोगों के साथ में उस भूमि पे जाते हैं और उस भूमि पर जो 90 वर्षीय नसरीन खान है उसको धमकाते हैं और ये धमकी देकर जाते हैं कि अगर नसरीन खान ने वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करी तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं नसरीन खान ने कल बयान दिया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बयान में नसरीन खान ये कहती हैं कि गांधी वाड्रा परिवार, और मैं कोट करूंगा उनको, मैं नसरीन खान सांगा बोल रही हूं, मैं अपने फॉर्म पे पिपलिया फार्म किच्छा में मौजूद हूं। मतलब जिस वक्त ये कांग्रेस पार्टी का बेहड़ विधायक जो एकदम से उस भूमि पे पहुंच जाता है जिसमें सायरा वाड्रा कब्जा करना चाहती है, उस वक्त नसरीन खान जो 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, मुसलमान समाज से आती है, वो कहती है मैं अपने फार्म पे पिपलिया फार्म किच्छा में मौजूद हूं, कोई लोग आए हैं जो
कांग्रेस के हैं। ध्यान दीजिए शब्दों पे, कई लोग आए हैं जो कांग्रेस के हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मेरे फार्म का कब्जा वाड्रा फैमिली को दिलवा दे। मेरे फार्म का कब्जा वाड्रा फैमिली को दिलवा दे। तो उन्होंने सायना वाड्रा का नाम नहीं लिया है, उन्होंने वाड्रा खानदान का नाम लिया है। आप और हम दोनों जानते हैं कि कांग्रेस का कोई विधायक देर रात पे अगर कोई भूमि पे 100 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में आता है, वो कोई सायना वाड्रा के फोन पे नहीं आ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा ने, पर्टिकुलरली प्रियंका वाड्रा ने इस कांग्रेस के विधायक को फोन किया और कहा कि सायना वाड्रा जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उसको किसी भी हालत पे इस भूमि का कब्जा दिलवाओ और उस भूमि पे जाके उस 90 साल की मुसलमान महिला को धमकाओ जिससे वो अपने आप उस लैंड को छोड़ के चले जाए। ये यहीं तक सीमित नहीं है। सुनिए वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि मेरी माँ की डेथ हो गई है और मेरे भाई की बड़ी बहन की भी डेथ हो गई है और मेरी बहन को ये सायरा वाड्रा और उनके पति सिकंदर आलम एक झूठा एफिडेविट साइन कराने के लिए धमका रहे हैं और उन तक को मारने की धमकी दे रहे हैं और एक फर्जी वसीयत लिखवा रहे हैं। मतलब मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि अगर किसी भी भूमि के ऊपर लीगली सिविल डिस्प्यूट के हिसाब से कब्जा नहीं हो सकता, जब ओरिजिनल लैंड डीड आपके हाथ में नहीं है, तो आप गुंडों को भेजो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजो, कांग्रेस के विधायक को भेजो और वहां पे बुजुर्ग, इस वक्त 90 साल की बुजुर्ग तसरीन खान रह रही है, उसको धमकाओ जिससे वो अपने आप उस 4 एकड़ की भूमि से छोड़कर चले जाए और सिविल डिस्प्यूट में आप क्लेम कर दो कि जो ओरिजिनल ऑक्यूपेंट है वो वहां पे मौजूद ही नहीं है और वो भूमि एकदम से गांधी वाड्रा परिवार हड़प ले। अब अगर आप कानून के जानकार हैं तो आप जानते हैं कि बीएनएस की धारा 351 जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, द 351 ऑफ द बीएनएस स्पीक्स अबाउट क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस के बेहड़ के विधायक ने किया ये गैरकानूनी है। बट दी बक डज नॉट स्टॉप विद द कांग्रेस एमएलए, द बक स्टॉप्स विद प्रियंका वाड्रा। और प्रियंका वाड्रा से हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अपनी सिस्टर इन लॉ को एक भूमि के ऊपर इल्लीगली कब्जा कराने के लिए किस हद तक ये गांधी वाड्रा परिवार जाएगा? क्या प्रियंका वाड्रा ने उस विधायक को फोन किया? किसने उस विधायक को फोन किया कि वो सायना वाड्रा, जो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन पॉलिटिक्स में नहीं है, बट हाँ सिर्फ एक रिलेशन है कि वो गांधी वाड्रा परिवार की सिस्टर इन लॉ है, रॉबर्ट वाड्रा से रिलेटेड है और प्रियंका वाड्रा की सिस्टर इन लॉ है, तो उसके लिए कांग्रेस का विधायक एक 90 साल की मुसलमान महिला को धमकाता है। मतलब देश की जनता को समझना चाहिए कि अगर किसी भी भूमि के ऊपर ये गांधी वाड्रा परिवार अपनी आंख दूरबीन से देख ले तो गुंडों को भेजेगा, बार बार धमकाएगा, जिससे वो भूमि पे जो आम व्यक्ति है, आम बुजुर्ग महिला है, वो उस भूमि से अपने आप हट जाए और उस पे कब्जा कर दे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जो रॉबर्ट वाड्रा पे जो केसेस चल रहे हैं, जो 2 केस रॉबर्ट वाड्रा पे इस वक्त प्रोमिनेंट चल रहे हैं, एक शिकोपुर के अंदर चल रहा है गुरुग्राम में, जहां ईडी जो है उस कार्रवाई को कर रही है, और दूसरा जो बीकानेर कोलाघाट लैंड डील के अंदर अभी भी जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने किस तरीके से कौड़ी के भाव पे जमीन को लिया और उसके बाद उस पे इललेजिटिमेट मुनाफा कमाया, ये दोनों केसेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कॉग्निजेंस में है। 2007 से 10 के बीच में रॉबर्ट वाड्रा की अप्रत्याशित जमीनों के अंदर वेल्थ बढ़ी थी, अप्रत्याशित लैंड एसेट्स के अंदर उनकी वृद्धि हुई थी, ये पूरे गुड़गांव एनसीआर में। तो अब ये गांधी वाड्रा परिवार उसी मॉडल को अब ये किच्छा नगर में अप्लाई करने का प्रयास कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कांग्रेस पार्टी कहती है, अपने आप को गरीबों का हितैषी कांग्रेस पार्टी कहती है, आज जब गांधी वाड्रा परिवार के इच्छा में आए
तो गांधी वाड्रा परिवार ने अपने वोट बैंक तक को नहीं छोड़ा और गांधी वाड्रा परिवार ने एक 90 वर्षीय महिला की जमीन को हड़पने का प्रयास किया। Our direct questions to Mrs. Priyanka Gandhi Vadra are the following. A, did you call the Congress MLA to go along with 100 other people and occupy a land illegally? B, what was the original pressure which was applied on the Congress MLA that he had to go late in the night, mind you, late in the night and threaten the 90-year-old women? और ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ऐसे ही गांधी वाड्रा परिवार पे अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर भी आरोप लगे हैं। तो हमारा सीधा सवाल यही है कि प्रियंका वाड्रा, आप एक 90 वर्षीय प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा, आप एक 90 वर्षीय महिला की जमीन को क्यों हड़पना चाहते हैं? जो किच्छा के अंदर 4 एकड़ की भूमि पे आप कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसकी ओरिजिनल लैंड डीड आपके किसी नाम पे नहीं है, ये स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार अपने गुंडे एमएलए के जरिए इस देश की गरीब की जमीन को हड़पना चाहती है। और यही मॉडस ऑपरेंडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में भी किया था, जहां उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स की भूमि को हड़पने का प्रयास किया और जो फ्रीडम फाइटर्स के एसेट थे उसको गांधी वाड्रा परिवार के प्राइवेट एसेट में कन्वर्ट किया। तो देश की जनता सतर्क हो जाए, ये गांधी वाड्रा परिवार लैंड ग्रैबर है और ये गांधी वाड्रा परिवार किसी भी गरीब, बुजुर्ग, महिला और आम व्यक्ति की जमीन हड़प सकता है, जिसमें वो अपने एमएलए को बेच के गुंडागर्दी के जरिए, जहां ओरिजिनल लैंड डीड उसके हाथ में नहीं है, ओरिजिनल ऑक्यूपेंट को उस लैंड से हटाता है और उस लैंड पे कब्जा करता है। और यही मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से ये गांधी वाड्रा परिवार ने अपने लैंड एसेट्स को अलग अलग जगह बढ़ाया है। The buck of this does not stop with the Congress MLA. The buck of this stops with Priyanka Vadra. आज ये साबित हो चुका है कि प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा दो अलग एंटिटीज बिजनेस वाइज नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जो भी लैंड डील्स करते हैं या रॉबर्ट वाड्रा के जितने भी परिवार के लोग जहां भी कब्जा करना चाहते हैं, उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग प्रियंका वाड्रा की होती है। प्रियंका वाड्रा से हमारा डायरेक्ट सवाल है कि प्रियंका जी, आप तो महिलाओं की बात करती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करती थी। एक 90 वर्षीय महिला की जमीन जहां ओरिजिनल लैंड डीड आपके या आपकी सिस्टर इन लॉ के नाम पे नहीं है, आप हड़पने का प्रयास कर रही हैं। इससे ये स्पष्ट होता है गांधी वाड्रा परिवार इस देश की जनता के विरोधी है और एक गांधी वाड्रा परिवार अगर किसमें एक्सपर्टीज करता है तो लैंड लूट के जरिए भ्रष्टाचार करने में एक्सपर्टीज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा पर सीधे हमलावर होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अभी आप साफ तौर पर सुन रहे थे कि उन्होंने बताया कि गरीबों और खास तौर पर अपने वोट बैंक मुसलमान समुदायों के हित की बात करने वाले ये लोग उनकी ज़मीनें हड़पने का काम कर रहे हैं और किस तरह से मुसलमान समुदाय की एक वृद्ध महिला की ज़मीन हड़पने का इन्होंने काम किया। मय प्रमाण के प्रदीप भंडारी ने तमाम बातों का जिक्र पत्रकार वार्ता के दौरान रखा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका फोन ही बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका फोन ही मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका फोन ही आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका फोन ही ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए फोन ही उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो?
12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और न्यूज पंच में हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल के, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर के किस तरह से अब चीजें परत दर परत सामने आ रही है, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी चेतावनी दे डाली है। ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर जुड़ गए। सौरभ, क्या ये जिस तरह के मामले अब निकल करके बाहर आ रहे हैं, यही वजह थी कि ममता बनर्जी SIR का लगातार विरोध कर रही थी? सन्ना, देखिए, SIR के वक्त ही ये बातें सामने आया था कि जब देखा गया था कि 20 दिन पहले ही जिस बच्चे का जन्म 20 दिन बाद हुआ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट 20 दिन पहले ही हो चुका था। तो इसी के चलते जब नई सरकार आई तो उन्होंने जांच की आदेश दिया, और जांच में से 2 स्तरीय जांच हुआ। इसमें से एक स्तरीय जांच ऐसा हुआ कि जो 6 महीने 1 साल उम्र के हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट जांच करने को कहा, और दूसरी भाग में था कि जो डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं उनका जांच करे। तो जैसे पहले स्तर में देखा गया कि उसमें 44,000 में से 33,000 तो वैध पा गए, लेकिन 11,000 अवैध थे। और ये जो डिजिटलाइज किया गया उसमें 10,15,000 जो डिजिटलाइज सर्टिफिकेट थे उनमें से 8.5 लाख वैध पा गए, लेकिन 1.5 लाख उसमें से देखा गया कि उसमें से 1.5 लाख अवैध है। तो ये जो पूरा मामला है, सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि जाल जो प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट के जो जाल प्रमाण पत्र है, उससे काफी सारी बातें जुड़ी हुई है। पहले तो वो इस देश के नागरिक है या नहीं। दूसरी बात यह है कि सरकारी जो योजनाएं बन रही है, वो सब योजनाएं में ये अगर लाभार्थी रहे, ऐसे अगर सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट जो 6 महीने 1 साल की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरी स्तर जो है जहां पर देखा गया कि 1.5 लाख फर्जी है, उनकी तो उम्र बहुत सारी ज्यादा है, क्योंकि उनकी डिजिटलाइज बहुत पहले हो चुका है। तो इन सारी बातों को लेकर अभी सिर्फ इस महीने तक जितना जांच हुआ है उससे ये फिगर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जाके SIR के वक्त ही जो इंडिकेशंस मिला था कि यहाँ पे अवैध घुसपैठिए हैं और अवैध तरीके से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, ये मामला कहीं ना और ये तमाम धांधलियां सौरभ अब निकल करके सामने आ रही है। और साफ तौर पर अगर हम शुभेंदु सरकार को देखें तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो भी ये जालसाजी में जिन लोगों की संलिप्तता है उन्हें अब जेल भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात भारत की ओर से की गई कड़ी निंदा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग से जुड़ी खबर की करते हैं। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद स्थित 125 साल पुराने श्री गुरु सिंह सभा साहिब गुरुद्वारा के विध्वंस की घटना को अत्यंत दुखद और निंदनीय बताते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने इस ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारे के तोड़े जाने की रिपोर्ट देखी है। हम इस अत्यंत निंदनीय और लक्षित तोड़फोड़ की घटना की घोर निंदा करते हैं। भारत ने यह भी कहा कि गुरुद्वारे के तोड़े गए हिस्से का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जाए और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जाए। तो इस खबर को विस्तार से अगर आपको बताएं तो एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान। 125 साल पुराना गुरुद्वारा ध्वस्त करने का काम पाकिस्तान ने किया है और अपने नापाक मंसूबों को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है। और ये भी आपको ग्राफिक के जरिए बताएं कि किस तरह से एक्सपोज हुआ है। लाहौर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है ये गुरुद्वारा, जिसको नुकसान पहुंचाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचाने का काम यहाँ पर किया गया। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी तरफ से कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है और पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर इसे निंदनीय बताया, साथ ही साथ सिख आस्था पर सुनियोजित हमला भी करार दिया है। इस पूरे मामले में तत्काल जांच की मांग भी भारत की तरफ से की गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी यहां पर उठाई गई है। भारत की तरफ से गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की मांग भी उठाई गई है और साथ ही साथ ध्वस्त हिस्से का जल्द पुनर्निर्माण किया जाए, ये बात भी भारत की तरफ से साफ तौर पर पाकिस्तान को कही गई है। 2 टूक कही गई है। एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के निंदा भी व्यक्त की गई है। गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की यहां पर मांग हुई है और पाकिस्तान तय करे जवाबदेही, ये बात भी कही गई है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता
जताई गई है। धार्मिक स्थल की सुरक्षा पर सवाल भी यहां पर अब उठ रहे हैं। सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम यहां पर किया गया है। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। अगली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना कर दिया है। ये पूरा जत्था भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालटाल मार्ग से होने जा रही है। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं बाबा के दर्शन को तो चलिए जरा कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ कर लेते हैं साझा। तो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर बाबा बर्फानी की जो ये यात्रा है इसकी शुरुआत हो चुकी है। उपराज्यपाल ने इसका शुभारंभ कर दिया है। 57 दिनों तक ये पूरी की पूरी यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा NH 44 से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुगल और धार रोड से जाना इस दौरान वर्जित रखा गया है। तो NH 44 से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा, लेकिन इसके साथ साथ धार रोड से जाना वर्जित रखा गया है। और 32 किलोमीटर लंबा पहलगाम मार्ग होगा, जो कि चढ़ाई इसकी जो अपेक्षाकृत कम है। और आपको यह भी बता दें कि 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग, लेकिन चुनौतीपूर्ण चढ़ाई का ये पूरा की पूरा रास्ता होता है और इसीलिए सभी की सुरक्षा का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आपको भी जाना है इस यात्रा पर, तो आप कैसे करें इसका पंजीकरण। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। अधिकृत बैंक शाखाओं में आपको सुविधाएं प्रदान की गई हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और उसके माध्यम से आपको एक OTP मिलेगा। OTP से आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आपको इन सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना होगा। अगर आप भी श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कैसे पंजीकरण करना है ये हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को आपको इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो ये तमाम तरह के सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे, जो कि आपको दस्तावेज वहां पर अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करना होगा और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की पुष्टि भी यहां से आपको मिलती हुई नजर आएगी। यात्रा का परमिट आपको डाउनलोड करना होगा और इसके अलावा ऑफलाइन भी आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अधिकृत बैंक में जा सकते हैं और अधिकृत बैंक शाखाओं में आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। अब किन तैयारियों की जरूरत आपको इस पूरी यात्रा के दौरान पड़ती है ये भी जानते हैं। तो आपको पहले से पैदल चलने का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, यानी कि आप पहले से अपना चेकअप करा लें और आप अपने साथ पहचान पत्रों को भी रखें। आपको जब आप इस यात्रा पर जाते हैं तो तमाम तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है और इन दस्तावेजों को आप अपने पास रखें, पहचान पत्र अपने पास रखें। यात्रा परमिट लेकर के आपको चलना जरूरी होता है और साथ ही साथ यात्रा के दौरान हल्का भोजन लेना आपके लिए ज़रूरी होता है, ताकि आप जो है ज़्यादा लंबी दूरी तक पैदल चल सकते हैं। और आपको हेलीकॉप्टर सेवा नहीं मिलेगी और नहीं मिलती है ये सेवा, तो फिर इसके लिए आपको अपने आप से ही तैयार होना होगा। इसे यात्रा के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित और पैदल या फिर पौनी पालकी ही आपके लिए विकल्प होता है, यानी कि आप इन विकल्पों को चुन सकते हैं। अब आपको अपने साथ क्या कुछ रखना चाहिए ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ज़रूरी दवाइयाँ और रेनकोट जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको इस यात्रा के दौरान अपने साथ रखना। आपके अपने साथ इसको कैरी करें। ट्रैकिंग स्टिक, गर्म कपड़े और साथ ही साथ वाटरप्रूफ जूतों को भी आप अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि आप जब इस यात्रा पर निकल रहे हैं तो दुर्गम स्थान होता है और यहाँ पर ऊंचा नीचा स्थान होगा, तो वहाँ पर भी आप ठीक से चलने के लिए आप अपने साथ ये ज़रूरी सामान भी रख रहे हैं। अब हम आपको कुछ दृश्य भी दिखाते हैं, क्योंकि आज से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। तो ये दृश्य भी देखिए कि सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजामात किए गए हैं। आज से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो बड़ा ही उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिला है और तस्वीरें सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद की गई है उससे जुड़ी हुई हमने आपको बताई। इसके अलावा यात्रा जब शुरू हुई तो भक्तों में भी भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि पूरे साल भर भक्त इस यात्रा के लिए इंतजार करते हैं, अपने आप को तैयार भी करते हैं। तो आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज से ये यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में भक्त श्री अमरनाथ यात्रा का रुख कर रहे हैं। हालांकि CCTV कैमरों की बात करें या अन्य सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो सुरक्षा भी चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में आज बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।